बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर तक हमने सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन देखा। फिर उसके अलावा जो एंगुलर क्वांटिटीज़ थी जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे डेवलप किए, इनकी डेफिनेशन देखी और इनकी डिटेल देखी। उसके बाद हमने इनके रिलेशंस बनाए कि इनका लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ क्या रिलेशन बनता है। अब हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं जो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत अहम है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स तो वो होगी जो सर्कुलर मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट के पास होगी। एक और फोर्स होती है सर्कुलर मोशन के अंदर या सर्कुलर पाथ के अंदर जो उस सर्कल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है वो सर्कुलर मोशन के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। आज हम यही सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। The motion of a particle which is constrained to move in a circular path is quite interesting. It has direct bearing on the motion of such things as artificial and natural satellites, nuclear particles in accelerators, bodies whirling at the ends of the strings, and flywheels spinning on the shafts. तो ये कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि इस तरह से मोशंस हो रही होती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स उनकी दी हुई हैं सर्कुलर मोशंस की। वी ऑल नो दैट अ बॉल whirled in a horizontal circle at the end of a string would not continue in a circular path if the string is snapped. Careful observation shows at once that if the string snaps when the ball is at point A in figure 5.5b, देखते हैं कौन सा फिगर है, अगले पेज पर है वो देखते हैं अभी। The ball will follow the straight line path AB. सबसे पहले फिगर निकाल लें फिर इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है, अच्छा, एक बॉल है स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, उसको आप सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं। स्ट्रिंग जो है वो एकदम से टूट जाती है। ठीक है, और जब टूटती है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी कि एक बच्चा है, उसने स्ट्रिंग के साथ पत्थर बांधा हुआ है, उसको घुमा रहा है, स्ट्रिंग उसके हाथ से छूटेगी तो वो एकदम से सीधी डायरेक्शन में जाएगी, लीनियर मूव करेगी। तो यही जो है वो ये वाली सिचुएशन है कि रस्सी अगर टूट गई है तो उस वक्त जो बॉल है वो क्या करेगी, अगर इस पॉइंट पर टूटी है तो वो एकदम से सीधी जाएगी, टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करेगी। ठीक है, तो यही जो है ये इस एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। द फैक्ट इज दैट unless a string or some other mechanism pulls the ball towards the center of the circle with a force as shown in figure 5.5a, ball will not continue along the circular path. तो पिछली एग्जाम्पल में आपने देखा कि जैसे ही रस्सी टूटती है क्या होता है कि बॉल जो है वो उस पॉइंट पर बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो वहां से हमने देखा, वहां से हमने एक रिजल्ट निकाला कि कोई फोर्स है जिसने उस बॉल को, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचे हुए है, ताकि वो सॉरी सर्कल के सेंटर के तरफ खींच रही है ताकि वो सर्कुलर पाथ से बाहर ना निकले। वो जो फोर्स है जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है ताकि वो बाहर ना निकले, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए इनवर्ट फोर्स बनाई है, टुवर्ड सेंटर फोर्स बनाई है, ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। So the definition is the force needed to bend the normally straight path of the particle into a circular path is called the centripetal force. तो बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के जो स्ट्रेट पाथ बनना है उसको बेंड कर रही है सर्कुलर पाथ के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। If the particle moves from A to B with uniform speed v as shown in figure 5.6a, देख लेते हैं कौन सा फिगर है, नेक्स्ट पेज पर है जी। इसकी एग्जांपल लिखे, ये पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे पिछले पेज पे वापस चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वहां हमने अज्यूम किया कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा होगा, ओ ए जो है वो रेडियस है, इसी तरह ओ बी भी रेडियस है।
ए पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका वेक्टर ये आपको नजर आ रहा है लॉन्ग टेंजेंट, वो v1 है। पी के अलॉन्ग जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v2 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। With uniform speed v as shown in figure 5.6a, the velocity of the particle changes its direction but not its magnitude. जाहिर है टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी जो है, उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, हर जगह टेंजेंट चेंज हो रहा है ना, इस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। The change in velocity is shown in figure 5.6b. Hence, the acceleration of the particle is this. तो acceleration, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और फिगर भी देख लेते हैं 5.6 भी, ये देखिए। तो ये v1 का वेक्टर बनाया है, ये v2 का वेक्टर बनाया, और ये रिजल्टेंट सॉरी रिजल्टेंट कह रही हूँ, ये इनका डिफरेंस ले लिया है विच इज इक्वल टू डेल्टा वी। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक सर्कुलर मोशन जो है ना आपको दिखाई गई है। ये जो अभी बॉल वाली एग्जांपल ली थी ना कि स्ट्रिंग जो है वो टूट गई है, तो ये देखें ये सीजर बनी हुई है, ये इस पॉइंट पर जो है ना उस स्ट्रिंग को काटती है, तो स्ट्रिंग टूट गई ना बेसिकली, तो बॉल जो है वो सीधा चली जाती है। ये देखें ये ऐसे सीधा आ रही है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा बल्कि सीधा आ रही है क्योंकि इस पॉइंट पर स्ट्रिंग जो है वो टूट रही है। ऑल राइट, ये जो ऊपर फॉर्मूला निकाला है उसमें डेल्टा टी जो है वो टाइम इंटरवल है ए से बी तक मूव करने के लिए। Now suppose the velocities at A and B are v1 and v2 respectively. Since the speed of the particle is v, so the time taken to travel the distance s as shown in figure 5.6a, यानी कि A से B तक जाने में जो डिस्टेंस लगा है अगर वो s है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा t इक्वल्स टू s ओवर v। ठीक है, ये आप समझ लें कि v का जो एक्सप्रेशन होता है ना, v इक्वल्स टू s ओवर डेल्टा s ओवर डेल्टा t। तो अब चूंकि डिस्टेंस को हमने s कहा हुआ है, इस डिस्टेंस को, तो इस वजह से हमने s लिखा है, तो s ओवर v हो गया और डेल्टा t आ गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन से जो है हमने क्या किया है, अगर आप नोट करें, डेल्टा t की वैल्यू हमने इधर लगाई है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर, तो इस फॉर्मूले के अंदर जब लगाई है तो ये आपका आंसर आ जाएगा v इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई s। इसको 5.12 कहती है इस इक्वेशन को। लेट अस नाउ ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाली जो ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज पैरेलल एंड इक्वल टू वी आई। तो वी आई के पैरेलल हमने बना लिया ये एक वेक्टर, ये देखें एज इट इज। ठीक है, इसी तरह वी टू का वेक्टर बना लिया। ठीक है, and PR is parallel and equal to V2 as shown in figure 5.6b. We know that the radius of a circle is perpendicular to its tangent. Radius of the circle is perpendicular to tangent. ये तो एक ऑर्डनरी सी फैक्ट है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी कि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू V2। यहाँ पे V1 आएगा, ओ ए V1 के परपेंडिकुलर है, ओ बी V2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, therefore angle AOB equals to the angle QPR between V1 and V2। तो ये एक थ्योरम भी है कि जैसे ये परपेंडिकुलर्स है ना, ये दोनों टेंजेंट और रेडियस, तो जो दो रेडियस के बराबर बीच में एंगल होगा ना, वही इन परपेंडिकुलर्स यानी टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा। तो V1 V2 के बीच में जो एंगल है वो AOB के बराबर है। ठीक है, ये फैक्ट लिखा हुआ है। ऑल राइट, फर्दर एज V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, अब ये स्पीड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, वेक्टर नहीं है, जो वेक्टर है ना वो इस तरह बोल्ड लिखे हुए हैं, तो ये नॉर्मल लेटर्स हैं, इस वजह से ये स्पीड्स लिखी हुई हैं। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो इसलिए हमने लिखा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, यानी कि जो उनके परपेंडिकुलर्स हैं, सॉरी परपेंडिकुलर्स कह रही हूँ, ओ ए और ओ बी तो वैसे ही बराबर है, रेडियस है ना, तो V1 और V2 का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया, जिसको हमने V लिख दिया, और रेडियस यानी कि ओ ए और ओ बी भी बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ये वाली रेडियस वाली और ये वेलोसिटीज वाली,
ये क्या होंगी, ये आइसोस्केल्स होंगी, यानी कि इनकी दो साइड्स जो हैं ये बराबर होंगी। तो अब ज्योमेट्री का एक थ्योरम है, टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ द एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, ठीक है, आइसोस्केल्स होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी से ओ ए बी जो कि सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा वी ओवर वी इक्वल्स टू ए बी ओवर आर। यानी कि जो साइड बराबर नहीं है उसकी रेशो किसी एक साइड से ले लें, डेल्टा वी ओवर वी वन कह दें। तो वी वन को हमने वी लिखा है ना, तो इस वजह से वी आ गया। इट इज इक्वल टू ए बी ओवर आर, ठीक है। तो जो नॉन इक्वल साइड हैं उनकी इक्वल साइड से जो रेशियो लें, तो जो कि आइडेंटिकल हैं ट्रायंगल्स, दोनों आइसोस्केल्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये रेशियो आ जाती है, ठीक है। डेल्टा वी ओवर वी इक्वल्स टू ए बी ओवर आर। इफ द पॉइंट बी इज क्लोज टू द पॉइंट ए ऑन द सर्कल, अगर ए और बी दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएं, तो क्या होगा, एज विल बी द केस व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये तभी होगा, क्लोज तभी होंगे जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा। द आर्क ए बी इज ऑफ नियरली द सेम लेंथ एज द लाइन ए बी। तो जब ये पॉइंट्स बहुत क्लोज हो जाएंगे ना, तो ये जो आर्क है ना, ये रेड लाइन से जो शो की गई है सर्कल की आर्क, ये और ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी बनाई गई है, ये आर्क और ये स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे जब ये ए और बी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बी यानी कि ये जो आर्क है, इट इज इक्वल टू एस। एंड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स वी हैव, इसके अंदर इसके अंदर आपने ए बी की जगह एस लिखा, ये अप्रोक्सीमेशन लगा के और बी बहुत क्लोज हो गए, और इसको डेल्टा वी के लिए रीअरेंज किया, तो डेल्टा वी आ जाएगा वी मल्टीप्लाइड बाय एस ओवर आर, ठीक है। तो ये रीअरेंज कर दिया हमने। अब इन सारी इक्वेशंस को, जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इसके अंदर पुट करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू लगा देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। दिस ए इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट लगाई हुई है कि ए और बी बहुत क्लोज है, यानी डेल्टा टी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और ये इंस्टेंटेनियस जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इस वजह से हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, और इसको ए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए सी से डिनोट करते हैं। ये एक्सेलरेशन जो है हमेशा सर्कल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अ, हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ है ना, हमने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी, उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी। In figure 5.6a and b, since PQ is perpendicular to OA and PR is perpendicular to OP, so QR is perpendicular to AB. It may be noted that QR is parallel to the perpendicular bisector of AB, as the acceleration of the object moving in circle is parallel to delta V when AB is approaching to zero. So centripetal acceleration is directed along the radius towards the center of the circle. तो ये यही जो है सिमिलैरिटी बताई गई है कि एक चीज़ दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो वो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास है वो यही है कि एक्सेलरेशन जो है, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यूज करके हम फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling with uniform speed in a circle is directed towards the center of the circle and is called centripetal acceleration, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो अहम है याद रखने की है वो है कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ऑल राइट, अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं। आपको पता है F इक्वल्स टू एम ए। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ सी सबस्क्रिप्ट लगा दें दोनों के साथ, ए सी की वैल्यू लगाए, वी स्क्वायर ओवर आर था तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मजीद इसको अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लाना है
तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने रिलेशन निकाला था v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो इस v की जगह आर ओमेगा लगा दें, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में एफ सी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थैंक यू सो मच।